Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you science of class 9th and the name of the first lesson is matter in our surrounding which Hindi meaning is हमारे आसपास के पदार्थ. Let us start this chapter now. अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है. इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया. ओके, तो समझते हैं. हमारे चारों ओर अगर हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये दिखता है कि बहुत सारी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं जिनकी बनावट, आकृति और आकार क्या होता है, अलग अलग होता है. तो इस विश्व में प्रत्येक सामग्री जिससे मिलकर के बनी हुई है, जिस वस्तुएं जिस सामग्री से मिलकर बनी हुई हैं उन्हें वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ का नाम दिया. जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं. ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं. समझते हैं. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी. कहने का मतलब ये है कि चाहे वस्तु छोटी हो या वस्तु आपकी बड़ी हो, सभी वस्तुएं केवल जो है पदार्थ से मिलकर के बनती हैं. एक चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक हर चीज़, सभी को हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ. और पदार्थ उन सारी वस्तुओं को हम कह सकते हैं जिनमें कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं. ओके. प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है. भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंचतत्व कहा जाता है. ये पंचतत्व हैं. ये पंचतत्व आपके कौन कौन से हैं? तो ये पंचतत्व आपके हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश. ओके. इस तो प्राचीन काल से ही सारे के सारे वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास करते रहे हैं कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये आखिर बनी किस चीज़ से है. तो ये पंचतत्व से मिलकर बनी है. पुराने दार्शनिकों ने ये कहा. जो पंचतत्व कौन कौन से हैं हमारे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश. उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या फिर निर्जीव हों. उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है. चाहे वो भारत के दार्शनिक हो या फिर यूनान देश के दार्शनिक हो, सभी ने इसे किस में वर्गीकृत किया है? पदार्थ के रूप में ही वर्गीकृत किया है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो. तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो. आगे बढ़ते हैं. आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है. तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने जितने भी पदार्थ हैं उन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया. एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर. तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे. पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे. तो इस लेसन में केवल हम पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. केवल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे यानी कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में. और आगे के जो हमारे लेसन है उसमें हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके. पदार्थ का भौतिक स्वरूप. पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है. तो पदार्थ का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि वह कणों से मिलकर बना होता है. मतलब कि ये नहीं है कि वो अचानक इतना बड़ा हो गया, बल्कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है. बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं. एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह स्वतंत्र है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के तरह के कणों से मिलकर के बना है. तो पहले 2 विचारधाराएं प्रचलित थी. एक कहता था कि ये जो पदार्थ है हमारा वो कहीं टूटता नहीं है, बल्कि ये एक सतत रूप से बना हुआ है. जबकि दूसरे लोग कहते थे कि नहीं, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके
बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका चेयर है, आपका कुर्सी है, तो ये अचानक इतना बड़ा थोड़ी हो गया होगा, छोटे छोटे कणों से मिल करके ही तो इतने बड़े चीज का निर्माण हुआ होगा। तो हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्रियाकलाप 1.1, एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। तो समझते हैं कि होता क्या है। जो हमारा नमक है, ओके, या फिर हमारी जो शर्करा अर्थात चीनी है, जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो आप देखते होंगे थोड़े समय के बाद वो गायब हो जाती है। तो थोड़े समय के बाद वो जब गायब हो जा रही है तो वो कहाँ चली गई? अगर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी थी तभी तो वो गायब हो गई। अगर वो लंबी किसी रस्सी की तरह होती तो क्या उसमें वो घुल पाती? तो इस क्रियाकलाप से ये प्रूव होता है कि जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तभी तो वो उसमें जाकर के घुल जा रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल था, उसमें नमक मिलाया, थोड़ी देर बाद घुमाने पर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पहला प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि पदार्थ सतत नहीं होता है बल्कि कणों से मिलकर के बना होता है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पदार्थ के ये कण आखिर छोटे कितने होते हैं? आखिर छोटे होते हैं तो आखिर कितने छोटे होते हैं? ओके, तो क्रियाकलाप है हमारा 1.2, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल करके उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो देखिए जल का रंग क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा जल है उसका रंग गाढ़ा था, उससे हल्का, उससे हल्का, और लास्ट में क्या हो जा रहा है, एकदम हल्का हो जा रहा है ना। तो इसे की प्रूव क्या होता है? इसे प्रूव ये होता है कि हम भले ही हमने पहले पोटेशियम परमैंगनेट लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। पोटेशियम परमैंगनेट एक टुकड़ा होता है जिसे जल में डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो आपका पानी तो गुलाबी हो गया, लेकिन उसमें से हमने 10 ml निकाला और ऐसे पानी में डाला जिसमें 90 ml हमारे पास जल ऐसा था जो कि क्या था, जिसमें कोई कलर नहीं था, लेकिन उसमें डालने पर वो भी रंगीन हो गया। फिर ये काम हमने कई बार किया, लेकिन लास्ट में जो पानी मिला वो भी कैसा था, रंग वाला था। इससे ये पता चलता है कि ये बहुत छोटे होते हैं और छोटे से छोटी जगह पर जाकर के भी क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर भी हमें महक मिलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रयोग मैंने बताया आपको कि आपको 2-3 क्रिस्टल डालना है और वो रंगीन हो जाएगा, फिर उसमें से निकाल करके सादे में डालना है, ये क्रियाकलाप आप जो है डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा क्या, आप में लास्ट में जो अगर एक बूंद भी आप डालेंगे तो वो देखेंगे पूरा पानी में वो घुल जाता है। उसके कण छोटे छोटे थे तभी तो वो हर जगह घुल गया, नहीं तो वही एक बड़ा सा कण होता तो वही घूम घूम के रह जाता है ना। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते उतने छोटे पदार्थ के कण होते हैं। ओके, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो अब हम ये हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि
जो है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न, कितने छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो अभी जो हमारा नमक और चीनी घुल गया, वो क्यों घुल गया? वो इसलिए घुल गया क्योंकि उस पानी में के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान था, जहाँ पे जाकर के वो मिल गया। क्या आप लोहे में ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कम जगह होती है, लोहे में कम जगह होती है, तो वहाँ हम नहीं घोल सकते हैं। पानी में ज़्यादा जगह होती है, मतलब सारे पदार्थों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिल गया है। पहला प्रश्न कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण छोटे होते हैं, है ना। दूसरा, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। और तीसरा कि पदार्थ के बीच में, कणों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान होता है।